जी सर, हो गई स्टार्ट। यस सर। ठीक। अच्छा तो बात ये हो रही थी कि इस लैब को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो हमारे पास लैब में कुछ मौजूद है, कुछ हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास मैटलैब, और मैटलैब के अंदर फर्दर सिमुलिंक, उसका एक टूल है, वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा लैब भी यूज़ करेंगे। तो मैटलैब से स्टार्ट करते हैं। मुझे आज थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया कि मैं मैटलैब करना चाह रहा था और यहाँ मैटलैब इंस्टॉल हुआ नहीं मेरे कंप्यूटर पे, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने एक और सॉफ्टवेयर है GNU ऑक्टेव के नाम से, मैंने वो इंस्टॉल कर लिया। वो ऑलमोस्ट मैटलैब की तरह का ही है, तो हम इंट्रोडक्शन उस पर कर लेंगे अपना मैटलैब का, और उसके बाद हम नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह मैटलैब कर लेंगे। ये सबको नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर, आ रहा है यस मुझे। सर। ठीक है। तो मैटलैब का भी बेसिकली डिस्प्ले कुछ इस तरह का ही होता है। उसमें कमांड विंडो होती है, उसमें आपके डायरेक्टरी की एक विंडो होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे करंट डायरेक्टरी हमारी ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद एक वर्क स्पेस होती है, यहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स जो बनते हैं वो आ जाते हैं, और एक कमांड हिस्ट्री होती है कि आपने जो जो कमांड यूज की हैं वो हिस्ट्री यहाँ पे डेवलप होती जाती है। अच्छा, इसमें अगर हम बहुत बेसिक से बात शुरू करते हैं तो मैटलैब शॉर्ट फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरीज का। ये जितना भी कैलकुलेशंस करता है वो सारी मैट्रिक्स फॉर्म में करता है। इसमें इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसमें उसको सॉल्व करता है। तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फिर हम लोग हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं या हर चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। और अगर आपके पास मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, उसका मतलब उसकी कुछ रोज होंगी कुछ कॉलम्स होंगी। अगर 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो हो सकता है कि वो सिर्फ रो मैट्रिक्स हो या सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स हो, या बिल्कुल अगर 1 एलिमेंट का मैट्रिक्स है तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स 4 करते हैं और जब हम उसको एंटर दबाएंगे तो ये यहाँ पे हमें कर देगा, फौरन दिखा देगा कि x की वैल्यू 4 स्टोर हो गई है। और यहाँ पर वर्क स्पेस में एक x के नाम से वेरिएबल बन जाएगा जिसकी क्लास ये डबल कर देगा, डायमेंशन इसकी 1 by 1 है। ये देख लें, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर रहा है 1 by 1, और इसकी वैल्यू बता रहा है 4 है। सिमिलरली अगर हम x के बाद एक y इक्वल्स 5 कर दें तो एक x आ गया और एक y आ गया। अब आप चाहें तो इसको z इक्वल्स x प्लस y कर दें, तो ये क्या करेगा, ये x प्लस वाई को ऐड करेगा और उसकी वैल्यू को z में स्टोर कर देगा। कोई किसी का माइक ऑन है, अगर वो बंद कर ले उसको प्लीज। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये x प्लस वाई की वैल्यू को सेव करेगा और उसको z में स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम एंटर करते हैं तो हमारे पास देखेंगे z की वैल्यू 9 स्टोर हो गई है, जो 4 + 5 9, और एक z का वेरिएबल बन गया। अगर हम ये नहीं करते, अगर हम इसको z में स्टोर नहीं करते और हम सिंपल x प्लस वाई लिख देते हैं, तो ये एक खुद से वैल्यू स्टोर कर देगा एक वेरिएबल में, डिफॉल्ट वेरिएबल में, जिसको ये ANS आंसर की शॉर्ट फॉर्म कहता है। तो अगर हम इसको करके देखेंगे तो हमारे पास ये ANS के नाम से एक नया वेरिएबल बन गया और इसकी वैल्यू उसने 9 स्टोर कर दी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और वेरिएबल हमारे पास ANS के नाम से आ गया। अब आपने टास्क करना शुरू किया और आपने कुछ काम कर लिया। अब आप चाहते हो कि आप इसको या एक सेकेंड एक और काम कर लेते हैं। x प्लस वाई हमने कर लिया, x माइनस वाई करके देख लेते हैं। x माइनस वाई, तो आंसर -1 आ गया। और जो पिछला आंसर था, जो x प्लस वाई का आंसर था, वो भी ANS में स्टोर था और x माइनस वाई का आंसर भी ANS में ही स्टोर हुआ है, तो उसको उसने ओवरराइट कर दिया। तो अगर हमने कोई चीज टेम्पररी देखनी हो कि टेम्पररी आंसर क्या आता है, तो हम उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करते,
हम ए एन एस को ओवरराइड करते रहते हैं। अदरवाइज जो कॉमन प्रैक्टिस है वो यही है कि आप हर दफ़ा एक नए वेरिएबल वैल्यू स्टोर करें ताकि आपको पता हो कि आप क्या आपकी वैल्यू या पिछले आंसर्स क्या रहे हैं। उसमें आप वेरिएबल नाम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड का वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम कहते हैं वो x प्लस वाई है, और अगर हम सबट्रैक्ट का वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम कहते हैं वो x माइनस वाई है, इसी तरह से हम सर मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल। जी जी सर हम इसकी क्लास चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स की, जैसे सब में डबल लिखा हुआ है। जी, बाय डिफॉल्ट ये डबल ले लेता है, लेकिन अगर आप कोई बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्लास चेंज करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्लास चेंज नहीं करते। डबल इसलिए ली जाती है कि अगर अगर हमारे पास आंसर, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिवीजन करना चाहते हैं x डिवाइड बाय y, तो आंसर ये 0.008 आ गया। तो अगर ये क्लास हमारी डबल बाय डिफॉल्ट ना होती तो ये शो ना करता। तो ये एक इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी अगर होंगे तो इसको भी शो कर देगा। तो इसको हम डबल रखते हैं, खुद से डबल रखते हैं इसीलिए। और अगर आप लोग ये सही। चाहते हैं कि आप कोड लिख रहे हैं लेकिन इसका आंसर फौरन से शो ना हो जाए, तो लेट्स से हम मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं वेरिएबल, इसको x स्टार y, और आगे इसके सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये उसका आंसर डिस्प्ले नहीं करेगा लेकिन इसका नाम का एक यहाँ वेरिएबल बना देगा और उसमें उसका आंसर ऑलरेडी रख देगा। अब हमने सपोज करें हमने ये सारा काम कर लिया था। सर अब हम एक जी सर एक तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होता है, एक कोई हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, सर इन दोनों में फर्क क्या है मतलब? डॉट मल्टीप्लाई होता है अगर आपने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो उसमें तरीकाकार होता है कि आपका मैट्रिक्स ए इंटू बी हो रहा है, तो मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी की, सॉरी मैट्रिक्स ए की रो मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और उसका पहला वो एक बनता है, क्या कहते हैं, एलिमेंट बनता है। सिमिलरली आप सारी रोज को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक एलिमेंट बनता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं किसी एक एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसको आप कहते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। वो हम फर्दर जी देखेंगे आगे, जब वो आएगी तो हम उसको आगे देख लेंगे। ठीक है। सही। थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपने x का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप x और उसका सिंबल 2 लिखेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आपके पास सपोज करें लिखा हुआ है 1.578 एक्सपोनेंट की पावर समथिंग, लेट्स से एक्सपोनेंट 6, तो ये इसको भी ट्रांसलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। इसको ये सेव कर लेगा इस तरह से बना के 1758000। अच्छा जी, मेरे ख्याल से हमारी लाइट चली गई है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर, आ सर आ रही। रही है। अच्छा, जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे थे उस कंप्यूटर की लाइट चली गई है, वो पता नहीं बंद हो गया। मैं देखता हूँ उसको, मैं दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ।
ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया दोबारा से। हम दोबारा से x और y की वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। x इक्वल्स 8 और y इक्वल्स 2। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड। जी विजिबल है। यस सर। अच्छा, तो ये तो हमने अब तक एक इस्टेब्लिश कर लिया कि मैटलैब में आपका कोडिंग करना बहुत आसान है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैटलैब के अंदर कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जैसे हम लोग एक पाई यूज करते हैं 3.1416 इसकी वैल्यू। अगर आप सिंपल पाई लिखें तो आपको इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन, टैन्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। उन सबको अगर आप सॉल्व करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कॉज ऑफ पाई देखना चाहते हैं कि कॉज ऑफ पाई क्या होगा, तो ये उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा कि कॉस पाई -1 है, टेन पाई की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। सिमिलरली साइन पाई देख लेते हैं, तो ये वैल्यू साइन पाई की आ जाएगी। तो इसके अंदर इस तरह से कुछ वेरिएबल्स पहले हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट का भी एक फंक्शन है SQRT, और जिस वेरिएबल का आपने फाइंड करना है, जैसे हमने x का फाइंड करना है, तो आप x लिख देंगे तो आपको ये उसका आंसर दे देगा फॉर उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, नेचुरल लॉगरिथम्स हैं, मतलब हर तरह की चीज अवेलेबल है। अब ये मैटलैब होता तो मैं आपको इसकी हेल्प कमांड बता देता। इसमें हेल्प जो है वो ठीक है, अगर हम हेल्प लिखें और साथ फंक्शन का नाम लिख दें, जैसे हम लोग साइन फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो इसको आपको उसकी हेल्प ये दिखा देगा आपको। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने? यहाँ से। ठीक है, हेल्प साइन किया तो उसने इज अ बिल्ट इन फंक्शन फ्रॉम द फाइल, इस फाइल में पड़ा हुआ है, इस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। क्या करता है जी? कंप्यूट करता है साइन फॉर ईच एलिमेंट। इसके अलावा इसमें ए साइन, एस आई एन, साइन डी और साइन एज हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली ये चीजें पड़ी हुई हैं। अगर ये प्रॉपर मैटलैब यूज कर रहे होते हम, तो यहाँ पे इसका ना, बल्कि इसने दिखाया हुआ है, ये इसने दिखा दिया कि इसका फॉर्मेट क्या है इसको यूज करने का। आप साइन और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू देंगे आपको उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से हम पाई की वैल्यू देखते हैं, तो हमारे पास 3.1416 आई है। हम चाहते हैं कि हम इससे लंबी वैल्यू देखें, हम प्रॉपर देख दें कि पूरी की पूरी साइन की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट लॉन्ग लिखेंगे, अब पता नहीं इसमें चलता है कि नहीं चलता, लेकिन मैटलैब में चल जाता है और MAT, तो ये उसको लॉन्ग फॉर्मेट में देगा। अब अगर आप पाई लिखेंगे तो ये आपको उसकी पूरी लंबी वैल्यू जो 15 फिगर्स प्रॉपर डिस्प्ले कर देगा। बाय डिफॉल्ट 5 फिगर्स डिस्प्ले करता है, और अगर आप फॉर्मेट लॉन्ग कर देंगे तो ये उसको 15 फिगर्स तक ले जाएगा। अगर हम इसको दोबारा वापस शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो फॉर्मेट शॉर्ट कर दें और पाई चेक कर लें तो ये आ जाएगा। एक और भी होता है इसमें, हम ट्राई कर लेते हैं फॉर्मेट शॉर्ट ई, और अब अगर आप देखते हो तो आपको एक्सपोनेंट में वैल्यू देना शुरू कर देता है कि हर वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट या मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में क्या वैल्यू होगी वो दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से फॉर्मेट शॉर्ट में ले जाते हैं ताकि, हाँ ठीक है, अब ये मेरी पूरी स्क्रीन भर गई है। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन खाली हो जाए सारी की सारी, तो उसके लिए कमांड है CLC। ये हमारी सारी स्क्रीन खाली कर देगा। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये सर वेरिएबल्स बने हुए हैं। जी सर
जी जी बोलिए, आप सर ये मेरी बात आ रही फॉर्मेट है? शॉर्ट ई का समझ नहीं है कि आपने क्यों लिखा। फॉर्मेट शॉर्ट वाला दोबारा समझा दें। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉर्मेट शॉर्ट चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाई लिखते हैं तो जो आंसर आया ये 5 डिजिट्स के अंदर होगा, 31416। अगर हम इसकी लंबी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, मैटलैब का फॉर्मेट लॉन्ग कर देंगे। तो अब हमें ये हर वेरिएबल की का आंसर थोड़ा सा लंबा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पाई लिखेंगे तो पाई की वैल्यू 15 डिजिट्स के अंदर आएगी। मतलब ये हम करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो पॉइंट के बाद कितना दूर जा रहे हैं, कितना एक्यूरेट होना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप साइन पाई लिखेंगे तो ये आपको उसका आंसर भी देखें वो 15 डिजिट्स में देगा। अब अगर आप चाहते ही हैं कि हम दोबारा से एक मिनट इसको फॉर्मेट शॉर्ट में ले जाते हैं। अब अगर आप पाई लिखते हैं तो आपको आंसर 5 डिजिट्स में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास हर आंसर के साथ एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं x इक्वल्स 5 लिखता हूँ तो x की वैल्यू 5 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास x e रेज़ टू पावर e के बाद आगे डिजिट्स भी आए कि मेरे पास 5 के साथ कितनी वैल्यूज थी। तो उसको अगर आपने उसको ऑन करना है, बाय डिफॉल्ट उसको ऑन करना है, तो आप फॉर्मेट शॉर्ट ई, तो ये क्या करेगा, ये हर वैल्यू के साथ ई एंड लगा देगा। अगर आप इसको x इक्वल टू 5 करते हो तो ये देखें 5 के साथ ये भी दे रहा होगा आपको कि इसकी एक्सपोनेंट की पावर क्या है। अगर आपने एक्सपोनेंट की पावर ऑन करनी है तो शॉर्ट ई लिखते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिखते। और ये हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हों तो भैया इससे कि हम उसको फॉर्मेट लॉन्ग कर रहे हैं और पूरी स्क्रीन भर लें, हम उसको फॉर्मेट शॉर्ट ई कर देते हैं कि वो उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाता है, साइंटिफिक फॉर्म में बेसिकली ले जाता है। एनीवेज हम इसको फॉर्मेट शॉर्ट करके फिर से डिफॉल्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है इस पे ये चीजें भर गई हैं, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, खाली कर क्लियर करना चाहते हैं। उसी कमांड है सर CLC। फॉर्मेट शॉर्ट ई में जी बोलिए। सर फॉर्मेट शॉर्ट ई में उसके बाद सर जितने वेरिएबल्स है वो कितने होंगे सर? वो भी फॉर्मेट शॉर्ट जितने होंगे या उससे ज्यादा होंगे? फॉर्मेट शॉर्ट 5 वेरिएबल्स होंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यूज होंगी सारी आगे, जितने एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो साथ आ जाएगी। एक हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर हम इसको फॉर्मेट लॉन्ग ई करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये देख लें। अब ये पहले 15 डिजिट्स पूरे करेगा यहाँ तक x की वैल्यू के, और फिर उसके बाद उसके साथ एक्सपोनेंट ऐड कर देगा। अब यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्योंकि 0 है तो वो e की पावर प्लस 0 आ रही है। अब डज इट मेक सेंस नाउ? हम दोबारा से फॉर्मेट शॉर्ट पे ले यस जाते सर। हैं। अच्छा, अब हम बात ये करें कि हमने स्क्रीन क्लियर करनी है अपनी, कि हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन क्लियर हो, हम दोबारा से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई डेटा बहुत क्लटर हुआ है, तो उसकी कमांड है CLC। ये आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर कर देगी, लेकिन जो वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं वो यहाँ पर रहेंगी। अब इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि प्रीवियस वैल्यूज की वजह से आपके पास जो नया आप आंसर लाना चाह रहे थे वो ठीक नहीं आ रहा होता। तो आप चाहते हैं कि मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी सारे के सारे क्लियर हो जाएं, इनकी वैल्यूज खत्म है, तो उसके लिए कमांड है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल लिखेंगे तो ये हमारे सारे वेरिएबल्स भी गायब कर देगा, साफ कर देगा। ये देखें हमारे पास सारे वेरिएबल्स चले गए हैं, खत्म हो गए। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर अगर हम सपोज करें हम ए वेक्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये होगा ए इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट, और एंड पे अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा फौरन, अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसको फौरन डिस्प्ले कर देगा। इसको अभी हम करके देख लेते हैं। अब ये बेसिकली करेगा क्या, ये एक वन डायरेक्शनल मैट्रिक्स बनाएगा। आप इसकी वैल्यूज, इसका पहला एलिमेंट हम कहते हैं 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3,
4 5 6 7 8 9। हमने क्या किया, हमने 9 एलिमेंट्स का एक वेक्टर बनाया। इसको अगर आप स्टोर करें तो देखें हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल बन गया, उसकी डायमेंशन है 1 क्रॉस 9 और उसकी वैल्यूज ये सारी उसने दे दी हैं। अगर आप सिंपल ए लिख के यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा कि ये बेसिकली एक रो मैट्रिक्स है। आपने इस रो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है कॉलम मैट्रिक्स में, तो आप ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, ए के साथ एक अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसपोज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने, क्योंकि हमने इसको किसी चीज में सेव नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो ANS में चला गया और ANS को डायमेंशन दे रहा है 9 क्रॉस 1, बेसिकली रोज इनटू कॉलम्स। और इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स 9 थे, रोज एक ही थी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स उस क्या कहते हैं दो डायमेंशंस में हो, उसमें रोज भी दो हों कॉलम्स भी दो हों, तो हम उसको लिख सकते हैं लेट्स से क्लियर ऑल CLC ए मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें रो 1 में 1 2 है। यहाँ पे आप जब सेमीकोलन लगा देंगे तो ये नेक्स्ट रो में चला जाएगा और सेकंड रो में 3 और 4 है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 by 2 की डायमेंशन आ रही है और अगर आप ए लिखेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4। यहाँ तक समझ आ गई सारों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 0 से लेके 20 तक हो और हर वैल्यू के बीच में 2 का फर्क हो, मतलब 0 2 4 6 8 हो। तो आप खुद लिख सकते हैं, 10 वैल्यूज होंगी, खुद लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनाना है तो उसको खुद लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, उसके बाद सेमी कॉलन्स, और हमने कितना डिफरेंस रखना है हर नंबर का। अगर हम नंबर का डिफरेंस 2 रख रहे हैं और सेमी कॉलन हमारा आखिरी नंबर क्या है 20, तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा, जो ए मैट्रिक्स बनेगा बेसिकली, वो एक तो रो मैट्रिक्स होगा, सिंगल रो होगी, उसकी डायमेंशन उसकी 1 by 10 होगी और हर डिजिट में 2 2 का फर्क होगा। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखें, इसने स्टार्ट 0 से किया, एंड 20 पे किया और हर नंबर को 2 2 के फर्क से रख दिया यहाँ पे। अगर आप सेम कमांड 0.1 के फर्क से रखेंगे तो भी ये इतना बड़ा ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है, ये आ गई डायमेंशन इसके कि जिसमें 201 हमारे पास एंट्रीज हैं इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका साइज क्या है मैट्रिक्स का, तो उसके लिए आप लिखेंगे साइज। सर ये लिखा हुआ है जो कॉलम्स आगे है 137 फॉर एग्जांपल और आगे थ्रू लिखा हुआ है, सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि ये एक लाइन में सारे कॉलम फिट नहीं आ सकते थे, कॉलम बहुत ज्यादा हैं। तो कॉलम 1 से लेके कॉलम 17 तक की जो वैल्यूज हैं वो ये डिस्प्ले हुई हुई हैं यहाँ पर ये, और फिर इसके बाद कॉलम 18 से लेके कॉलम 19 तक वो ये वैल्यूज हुई हुई हैं। कॉलम इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है, ऐसे कॉलम होता है। तो ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। और अगर आप उसको ऐसे देखेंगे तो वो, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको देखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और दिस इज फर्स्ट रो सेकंड रो। अब यहाँ पर हमारे पास रोज एक ही रो है, कॉलम मल्टीपल है, रो एक ही है। तो उसने इसको सारे कॉलम को डिफाइन करने के लिए उसने एक लाइन में लिख नहीं सकता था, तो उसने सारे के सारे कॉलम ऐसे डिस्प्ले कर दी। अब अगर आप इसका साइज लिखते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स था जिसका आपको साइज नहीं पता था, आपने साइज उस मैट्रिक का वेरिएबल लिखा तो उसने आपको बता दिया कि ये 1 क्रॉस 201 का है। अगर हम साइज लें ए ट्रांसपोज का तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, उसमें 201 रोज हो जाएंगी और 1 कॉलम हो जाएगा। और अगर हम सिंपल ए ट्रांसपोज डिस्प्ले करवा लें तो वो ये देखेंगे, ये सारा का सारा एक ही रो में डिस्प्ले कर दिया उसने। ठीक हो गया?
सर ये नहीं एक सर। रो तो नहीं है जी सर, ये रो में तो डिस्प्ले नहीं हुआ। सॉरी, एक कॉलम में, अच्छा कॉलम में डिस्प्ले हो गया, उसने सारी रो, एक रो थी उसको उसने एक कॉलम बना दिया। ये सर ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, तो हम a प्लस ए लिखें, तो हमने उसमें उसमें a प्लस ए को ऐड कर दिया। बेसिकली आपने उसमें वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिए सारों को। सिमिलरली अगर आप a माइनस ए लिखेंगे तो वो उन वैल्यू को सेपरेट कर देगा, मतलब सेम वैल्यू सेम से सेपरेट हो जाएगी, तो आपके पास सारे जीरोस का कॉलम एक बन जाएगा। आपने अगर ए और बी दो कॉलम, जैसे हम CLC क्लियर ऑल, अच्छा अगर हम लोग सपोज करें ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 और बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 सॉरी 2 3, तो हमारे पास बेसिकली दो मैट्रिक्स बन गए, एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। ए जो है वो रो मैट्रिक्स है और बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए डायमेंशंस का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप a प्लस बी करते हैं तो ये इसने क्या किया, एक सेकेंड, 1 + 1 2 3 4, अच्छा ये अगर आप मैट्रिक्स में उसमें मैटलैब में करेंगे ना तो वहां पर ये हरकत नहीं करेगा, वहां पे आपको एरर दे देगा कि दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये पहले ए मैट्रिक्स के तीनों नंबर्स में ऐड कर रहा है 1 को, जो बी का पहला एलिमेंट है, और फिर दोबारा से ए मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है बी के सेकंड नंबर के साथ, और फिर थर्ड के साथ ऐड कर रहा है। यूजुअली मैटलैब ये नहीं करता, ये जो हमारा ऑक्टेव है या ऑक्टेव GNU ये हरकतें कर रहा है ये वाली, ठीक है। मैटलैब यूजुअली आपको इसके ऊपर एरर दे देगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करता है इसको स्टार, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसा ठीक ही है क्योंकि हमारे पास एक रो था, एक कॉलम था, तो हमारे पास आंसर जो है वो एक नंबर का ही आना था, वो उसने ठीक किया। अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, हम लोग ए मैट्रिक्स को मॉडिफाई करके यहाँ पे 4 भी ऐड कर देते हैं, और अब हम a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं तो भी करेगा ये, और a ऐड भी करेंगे तो भी करेगा, ठीक है। अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b ट्रांसपोज कर दें, अब ये आपको एरर दे देगा। एरर क्यों दे रहा है कि ए मैट्रिक्स भी आपके पास रो मैट्रिक्स है और बी ट्रांसपोज भी आपके पास रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं करते, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। ये तो सबको रूल पता है ना मैट्रिक्स वाला। जी सर पता है। यस सर। सर ये इधर हमने मल्टीप्लाई करते साथ डॉट तो लगाई, तो एलिमेंट वाइज होती है वैसे तो मल्टीप्लिकेशन, तो इसने इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया फिर दो वेक्टर्स को? नहीं, अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो एलिमेंट बाय एलिमेंट तब आप डॉट मल्टीप्लिकेशन लगाते हो, और अगर आपने मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई करना हो, मैं इसकी एग्जांपल देख लेता हूँ एक सेकंड, डॉट मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देख लेता हूँ। सर ये 14 आया कैसे ए क्रॉस बी से? अच्छा a क्रॉस b 14 कैसे आया है? वो तो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स नहीं आएगा सर। नहीं मैट्रिक्स में, एक सेकंड मैं कोशिश करता हूँ विजुअली आपको दिखाने की इसको ना, एक सेकंड सर। आपको ये नजर आ रहा है, ब्राउजर नजर आ रहा है? नो सर।
यस सर अब आए। सर नहीं नजर आ रहा, सब ब्लैक सर ये कुछ बॉक्स ब्लैक नजर आ सी रहा है। विंडो है। यस सर 14 ही आता है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो। चलें एक सेकंड, सिर्फ ये वो ओपन हो गया, मैं आपको इसको भी शो कर देता हूँ एक सेकंड। ये विजिबल है, किसी को स्क्रीन विजिबल है? नो सर। यस सर अब विजिबल है सर। अच्छा, अब मैं इसको ना एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो करता क्या बेसिकली, ये पहले एलिमेंट को ग्रीन को बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करेगा, इसकी मैट्रिक्स ए की रो मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और फिर उनका ऐड करेंगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट बन जाएगा ए क्रॉस बी का। फिर आप इसी रो को दोबारा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एक रो है और दो कॉलम है, इसलिए आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर ये एक रो एक कॉलम होता तो आपके पास एक ही वैल्यू आती। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये 3 को इंडिविजुअली हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा इस पॉइंट पे। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह के हों, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, इसकी कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। जो बहुत बेसिक रूल है मैट्रिक्स का, हम शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स में अगर आप इनकी जगह चेंज कर देंगे, बी क्रॉस ए कर देंगे तो शायद तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात सारी? सर वो डॉट प्रोडक्ट वाले की एक दफा दे दीजिएगा काइंडली एग्जांपल। एक सेकंड मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं विजुअली देख लें, बेहतर होगा। ये उसके एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर हमें एक, कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है और बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो अगर आप सी करते हो ए क्रॉस बी तो आपके पास ये मैट्रिक्स आता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ए की सेकंड रो और बी का थर्ड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो सिर्फ, तो उसका आंसर ये ए के सेकंड रो को, सेकंड रो कौन सी है इसकी, ये 2 4 7 को मल्टीप्लाई कर देगा थर्ड कॉलम ऑफ बी के साथ। बी का थर्ड कॉलम है 11 21 और 8, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी डॉट मैट्रिक्स वो नहीं है। एक सेकंड है, इसके अंदर उसने हेल्प दिया। आप लोगों के पास मैट्रिक्स वो है, मैटलैब है आप लोगों के पास? यस सर। उसमें अगर आप ये लिखें ना हेल्प और उसके बाद उसका ये सिंबल है डॉट इनटू मल्टीप्लाई, तो ये कहेगा जी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सपोज करें अगर हम इसको, इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे हम लोग, चलिए मैं इस एग्जांपल को ढूंढ के रखूंगा और नेक्स्ट क्लास में पहले ये कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है।
सर मैंने सेम साइट खोली अपने पास, लेकिन वहाँ पे सारे डॉट प्रोडक्ट हैं, उसमें एक भी ऐसा नहीं जिसके अंदर उसने डॉट ना यूज किया हो। मैं लिंक शेयर कर दूँ आपको? कहाँ पे? मैंने सेल फोन में खोला है ये, तो यहाँ पे उसने डॉट ही दिखा रहा है। मैंने सर्च किया था अरे मल्टीप्लिकेशन मैटलैब, तो वो ये दे रहा है C इज इक्वल टू A डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन और साथ फिर B। एक सेकंड। ये वाला पेज है? यस सर। अच्छा जी। ये क्या कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 को मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी H और D के साथ हो रहा है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से और पहला एलिमेंट का आंसर बना देगा। फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा सेकंड नंबर से और सेकंड वैल्यू का आंसर बन जाएगा। एग्जांपल अगर हम करें, A is equals to 1 2, second row is 3 4, और B is equal to 5 6 7 8। तो हमारे पास A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, और अगर हम A डॉट स्टार B करते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ अरे रहा है। किधर है, हमें नहीं दिख रहा। क्या चीज? अच्छा, आपको विजिबल नहीं है, एक सेकंड। हमें ब्राउजर ही शो होगा। विजिबल है? यस सर। जी सर, आप विजिबल। तो मैंने किया है ये है कि मैंने ए मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, पहली रो 1 2 है, सेकंड रो 3 4 है, और मैंने बी मैट्रिक्स लिया है 5 6 7 8। अगर मैं ए डिस्प्ले करूं तो ए 1 2 3 4 है, बी डिस्प्ले करूं तो बी 5 6 7 8 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यस अगर सर। मैं यस ए सर। स्टार बी करता हूं तो ये मल्टीप्लाई करेगा उसको, पहले रो को, ए की फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम, फिर ए की फर्स्ट रो बी का सेकंड कॉलम, फिर ए की सेकंड रो बी का फर्स्ट कॉलम, फिर ए की सेकंड रो बी का सेकंड कॉलम। तो ये बेसिकली ये आंसर आता है ए क्रॉस बी का। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 से, 2 को मल्टीप्लाई करेगा 7 से, इन दोनों को ऐड करेगा और यहाँ पे लिख देगा। लेकिन अगर हम इसको ए डॉट स्टार बी करते हैं तो अब ये वैल्यू देगा कुछ इस तरह की। इसने क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12, 3 by 7 21, और 4 by 8 32। ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर, थैंक यू। डॉट में और उसमें फर्क फील हो गया, पता चल गया फर्क? जी यस सर। अच्छा, अब किसी को ये याद है जो हम किया करते थे, क्रैमर रूल पढ़ते थे एक, एफएससी या मैट्रिक के अंदर शायद, यस सर। उसमें हम उसका एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते थे और उसका इनवर्स फाइंड करते थे। जी सर। जी सर। तो इसके अंदर वो फाइंड करने की कमांड सिंपल सी ये है कि अगर आप डी और उसकी ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिख दें तो ये उसको आपको डिटरमिनेंट फाइंड कर देगा। और आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है तो आई एन वी और उसका आप मैट्रिक्स लिख दें तो ये आपको उसका इनवर्स दे देगा। ठीक है, ये चीजें जरूरी इसलिए हैं कि हम लोग जो नॉर्मल, एक सेकंड में इसको भी, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है, एक सेकंड।
ये नोट पर सबको विजिबल है? यस सर। अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाए ना 1 2 और 3 4, अगर हमारा एक मैट्रिक्स ये है और उसके बाद हम x और y और अगर हम ये चीज लिखें तो ये किसी को कुछ समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली इक्वेशंस लिखी हुई हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में तो वो ये चीज बनती है। एक मैट्रिक्स ये बनेगा 1 2 3 3 और एक मैट्रिक्स बनेगा 2 और 3 का, सॉरी वेक्टर, और एक वेक्टर बनेगा वेरिएबल्स का। इसको हम लोग इन जनरल फॉर्म कहते हैं कि ये ax इक्वल्स टू बी, सॉरी हाँ ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। एक मैट्रिक्स A है हमारे पास, एक मैट्रिक्स B है हमारे पास, और एक मैट्रिक्स है जिसमें वेक्टर है जिसमें हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो मैटलैब के अंदर और फिर इसको आप सॉल्व कर लेते हो। अगर इसको अगर मैटलैब में लिखना चाहें हम लोग तो A हमारे पास ऑलरेडी है, B को हम कर लेते हैं बल्कि उसी को यूज कर लेते हैं जो हमने भी बनाया हुआ है। इसमें हमारा A मैट्रिक्स है 1 2 3 3, A इक्वल्स 1 2 3 3 और B मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3। B बेसिकली ये वेक्टर है 2 3 और आपने x फाइंड करना है तो x इक्वल्स A का इनवर्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B। तो आपके पास x बेसिकली 0 की ये x की वैल्यू है 0 और ये y की वैल्यू है। ये इसकी समझ आ रही है इस चीज की? यस यस सर। मैं कोशिश करूंगा मैं कोई वीडियो मिल जाए जिसमें वो कोई समझा रहा हो कोई और, विजुअली उसको देखना जरा आसान होगा आप लोगों के लिए। हमारे लिए स्विच बैक करना, स्क्रीन शेयर करना बार बार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एनीवेज हम ऐसा करते हैं, हम अपनी लास्ट एक टॉपिक पे आते हैं, इसको खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग का, CLC। अच्छा, प्लॉट कमांड एक ऐसी कमांड है जो आप किसी चीज को मैटलैब में प्लॉट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए, और उनको प्लॉट करने के लिए आपको एक प्लॉट कमांड चाहिए। तो हम सपोज करें हम लोग x की वैल्यू ले लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, हम उसके अंदर 0.1 का डिफरेंस रखते हैं और उसको एंड करते हैं 100 के ऊपर। ये हमारे पास एक x वैल्यू बन गई जिसके अंदर हमारे पास 101 एंट्रीज हैं। हम एक y कमांड लेते हैं, y को हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर कर देते हैं। तो y क्या है, y बेसिकली x का स्क्वायर हो गया।
और ये क्या कह रहा है? अच्छा, डॉट एलिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंडिविजुअली हर चीज का स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर आ गया। अगर आप x को डिस्प्ले करो तो x की ये वैल्यूज हैं, y की डिस्प्ले करो तो y की ये वैल्यूज हैं। अब आप चाहते ये हो कि मैं इन दोनों वैल्यूज को किस तरह से विजुअलाइज कर सकूं, क्योंकि ऐसे पढ़ना इसका बड़ा मुश्किल है कि कौन सा नंबर कहाँ पे जा रहा है, किसी को समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए जो सिंपल सी कमांड है वो कमांड है एक सेकेंड, वो प्लॉट लिखें। उसके बाद आपने जो आप पहले वेरिएबल लिखेंगे वो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, हम एक्स को रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, कॉमा वाई, तो ये इन दोनों को प्लॉट कर देगा। मैं आपको ये नजर आ रहा है ग्राफ आपको? जी सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, सर इसमें एक्स और वाई का प्लॉट कर दिया है। एक्स की वैल्यू 0 से लेके जा रही है 100 तक, और वाई की वैल्यू जा रही है फ्रॉम 0 टू 10,000 तक आई गेस। एक सेकंड, मैं इसकी स्क्रीन को अगर हम स्क्रीन 1 करते हैं तो क्या होता है? अब आपको दोनों चीज विजिबल है, ये मैटलैब भी और ये ग्राफ भी? जी सर दोनों विजिबल। अच्छा, इसको अगर हम मजीद विजुलाइज थोड़ा सा बेहतर ग्राफ बनाना चाहें अपनी उसके मर्जी आसानी के लिए, तो हम इसकी वैल्यूज को 0 से नहीं शुरू करते हैं, -100 से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें हम डिफरेंस कम करते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं। और y जो है वो हमारा x का स्क्वायर है। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं प्लॉट हो गया, ठीक है, ये प्लॉट हो गया, ठीक है। -100 से लेके 0 तक कि ये ग्राफ दिखा रहा है, और 0 से लेके 100 तक का वो ये ग्राफ दिखा रहा है। दोनों ग्राफ पॉजिटिव इसलिए हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज का खुद से स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो थोड़ी सी इसके अंदर ये डिसकंटिन्यूटीज हैं, ये बहुत स्मूथ ग्राफ नहीं है, इसमें कुछ कॉर्नर्स बन रहे हैं, कुछ बेंड्स आ रहे हैं। तो इसको स्मूथ करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी रेजोल्यूशन बढ़ानी है। हमारे पास अगर यहाँ पे सैंपल्स बढ़ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्राफ हमारा स्मूथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये जो x है इसका डिफरेंस 1 कर दें, और अब हम अपने प्लॉट कमांड को रन करें। अच्छा जी, ये x आ गया, ये y अपडेट हो गया, और ये प्लॉट हो गया। तो देखें इस ग्राफ काफी स्मूथ हो गया, अगर आप लोगों को विजिबल है ये डिफरेंस तो। सर जी सर ये जो पॉइंट और ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर पॉइंट अगर ना डालें तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, हम ये डॉट स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट का स्क्वायर लिया जाए, हर वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए। अगर हम ये स्क्वायर नहीं करते तो उसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप एक्स वेक्टर को दोबारा एक्स वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको हमेशा एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं तो ये एरर दे देगा कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो सेम नहीं आ रहे। अगर आप एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये वैल्यू दे देगा, क्योंकि अब एक वेक्टर जो था वो रो वेक्टर है, एक वेक्टर कॉलम वेक्टर है। लेकिन हम लोगों ने तो एक वैल्यू नहीं लेनी, हमें तो मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो पूरा वेक्टर ही रहे, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, डॉट मल्टीप्लाई कर लिया, क्या उसने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके वाई के अंदर सेव कर दिया। ये चीज क्लियर होगी आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर हम प्लॉट की बात करें
तो अगर आपने प्लॉट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आई गेस आप कॉमा लगा के यहाँ पे जी लिख देंगे तो ये इसका कलर चेंज कर देगा। इस तरह से लिखेंगे शायद, तो देखें इसने लाइन का कलर ग्रीन कर दिया। अब ये जो आपको कलर चाहिए उसके लिए आप हेल्प लिखें, प्लॉट कमांड लिखें मैटलैब के अंदर, तो आपको उसमें जो डेटा दिखाएगा उसके अंदर बहुत सारे कलर्स बता देगा। अगर हमने इसको रेड करना है तो इसको आप, ये रेड हो जाएगा। अगर आपने हर पॉइंट, अगर इसका आपने वो चेंज करना है, अगर आपको डैश लगा देंगे तो ये लाइन जो है वो डॉटेड लाइन हो जाएगी। अगर हम इसको देखना चाहें तो अच्छा नहीं, ये बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, ऐसे विजिबल है। खैर हम सिंपल प्लॉट पे रहते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसका यहाँ पे हम लिखें कि ये वैल्यू किस चीज की है और ये वैल्यू किस चीज की है, तो उसके लिए फिर आपको कमांड करनी पड़ती है, लेबल की कमांड होती है। वो कमांड क्या है कि आप प्लॉट कॉमा एक्स लेबल, कि आपने एक्स वेक्टर के ऊपर क्या चीज लिखवानी है, और हम वहां लिखवाना चाहते हैं, सपोज करें एक्स लिखना चाहते हैं, तो आप ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे वाई लेबल, कि वाई एक्सिस पे क्या चीज लिखी हुई है, तो आप वहां पे हम लिखना चाहते हैं, सपोज करो वाई लिख लेते हैं, फिलहाल तो वाई लिखते हैं। और हम इसका टाइटल देना चाहते हैं कि टॉप के ऊपर टाइटल भी आ जाए, तो लेट्स से लैब 1 हम इसको कहना चाहते हैं। अब अगर आप इसको ग्राफ्स लिखेंगे तो सिंटेक्स एरर दे रहा है। तो वाई के साथ एक और तो यहाँ पर देखें ये x आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे इसने लैब 1 का टास्क लगा दिया। और अगर आप मजीद इसके अंदर ग्रिड लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे वो ग्रिड बन जाए, प्लस माइनस वो डब्बे से बन जाए, तो ग्रिड को ऑन कर दें, तो अब यहाँ पे एक ग्रिड बन जाएगी। तो ये बेसिकली प्लॉट की बहुत सारी कमांड्स हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। मैटलैब के अंदर लाजमी नहीं कि आप सारा ये करें, उसमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपके पास विजिबल हो जाते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। लेजेंड्स लिख सकते हो। एक और चीज करके देख लेते हैं जल्दी से, फिर खत्म करते हैं लैब को। अगर हम x की वैल्यू, लेट्स क्लियर ऑल, और CLC, और हम अब x, ये हमारा x है, और हम y कहते हैं कि y हमारे पास साइन ऑफ x है, कि हम x की वैल्यू जो है उसका साइन फंक्शन दिखना चाहते हैं। और इसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह की आएगी कि कोई साइन वैल्यू है जो -1 से 1 के दरमियान में फ्लक्चुएट हो रही है। इसको अगर हम एक्सिस के AXIS, तो उसने कहा कि जितनी इसकी यहाँ पे वैल्यू थी उसने वही वैल्यू उतनी यहाँ पे कर दी, तब इसकी वैल्यू बहुत 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 छोटी सी हो गई है। अगर इसको आप जूम करना चाहेंगे तो आपके पास ये बेसिकली आपके पास साइन वेव है। ठीक है, आप किसी भी वेव का फंक्शन बना सकते हैं, किसी भी चीज को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, एक आखिरी चीज, अगर हम लोग एक्सेस इक्वल नहीं करते, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सेस है वो
पूरा का पूरा रहे। तो हम लोग एक्सेस और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप पहले रेंज डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग रेंज x की जो हमारे पास -100 है, और स्पेस लेके एंडिंग वो 100 है, और उसके बाद आप डिफाइन करेंगे y की रेंज कि आपको y का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो हमारी वैल्यूज क्योंकि 1 से लेके -1 तक हैं, तो हम लोग उसको ऐसा कर लेते हैं कि -2 से 2 तक कर लेते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है, इसने -100 से लेके 100 तक कर दिए और -2 से लेके 2 तक कर दिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि साइन वेव प्रॉपर साइन वेव नहीं है, इसमें एजेस बड़े अजीब से आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसको हम -10 से +10 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास साइन वेव आ रही है। ये साइन वेव ठीक नहीं है, इसको अगर आपने स्मूथ करना है तो हमने शुरू में जो एक काम किया था कि हमने जो ये वैल्यू है x वैल्यू, इसको हमने थोड़ा सा बेहतर कर लिया था, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा ली थी। तो अगर हम इसको, इसका जो डिफरेंस है 1 से 0.1 कर दें और उसके बाद प्लॉट सॉरी y की वैल्यू और फिर इसको हम प्लॉट करें, तो ये बहुत स्मूथ सा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें प्रॉपर साइन वेव बन गई है। इसको अगर आप मजीद इसका डिफरेंस कम करते जाएंगे तो इसकी वैल्यूज और ये साइन वेव और ज्यादा स्मूथ होती जाएगी। यहाँ तक ठीक हो गया जी? x इज इक्वल कमांड क्या फंक्शन था सर उसको? हेल्प एक्सेस सॉरी अगर आप ये सर्च करेंगे ना, इसको हेल्प एक्सेस लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक टेबल खुल जाएगा। इसमें जो हमने किया है, हमने पहली चीज की थी वो था एक्सेस इक्वल। यहाँ पे इसने क्या किया था कि हमारे पास जितनी वैल्यू जितनी लेंथ x की थी उतनी ही लेंथ उसने y की कर दी थी। फिर हमने दूसरी दफा किया एक्सेस स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका आपने लिखा, आपने डिफाइन किया बेसिकली एक वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स डिफाइन किया, जिसमें हमने कहा कि हमें जो पहली दो नंबर से, पहला नंबर हमारा है x की स्टार्टिंग वैल्यू, हमने कहा वो -10 है और एंडिंग वैल्यू +10 है, और फिर y हमने स्टार्ट किया -2 से और एंड किया 2 पे। तो इसने क्या किया, इसने x को -10 से 10 तक डिस्प्ले किया, जो यहाँ पे नजर आ रहा है -10 और 10, और इसने y को -2 से 2 पे कर दिया, विच मीन्स -2 और 2। अगर आप इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहते हैं इस एक्सिस कमांड को, तो ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे जी। सर ये जो आपने एक्सेस कमांड रेंज चेंज की है सर आपने, तो अब आगे जब कैरी करेंगे तो ये वाली रेंज यूज होगी या पिछली रेंज यूज होगी? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आप प्लॉट करते हुए यूज कर रहे हो। अगर हम दोबारा से इसको सिंपल प्लॉट एक्स वाई करें, यहाँ पर एक्सिस की कमांड हटा दें, तो हमारे पास प्लॉट वही आएगा जो फुल प्लॉट है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वेरिएबल्स की वो चेंज नहीं होंगी। आपने कितनी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है एक टाइम पे, वो एक्सिस कमांड कर रही है, वो वैल्यूज को ना राइट कर रही है ना रिमूव कर रही है, सिर्फ उसका डिस्प्ले का जो लिमिट है वो कम ज्यादा कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। सर ठीक है जी। मैं आपको होपफुली इसका जो लैब मैनुअल है मुझे शॉर्ट फॉर्म में अगर मिल जाता है तो मैं आपको वीकेंड पे भेज दूंगा, उसको फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा और नेक्स्ट लैब में सबमिट करवा दीजिएगा। इफ नॉट तो मैं आपको